व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ओलंपिक मेडल्स, राइट। जो अभी 2020 ओलंपिक्स चल रहे हैं टोक्यो में, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स किसको मिले हैं? चाइना को 24 गोल्ड, 15 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज, टोटल 53। सेकेंड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स विथ 20 गोल्ड, 24 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज एंड टोटल 60 मेडल्स। और इंडिया है हमारा 61 पोजीशन पे, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ 2 ही मेडल्स मिले हैं। एक आपका मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, हाँ, वेट लिफ्टिंग में, और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कल एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो टोटल 2 मेडल्स के साथ इंडिया इज़ एट 61th रैंक। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ डेटा। हाँ, ये डेटा है, ओलंपिक गेम्स का डेटा। अभी बहुत सारा आपको डेटा मिल जाएगा। आप इवन किसी एक स्पेसिफिक मैच में चले जाएं, जैसे कल एक 100 मीटर की मेंस की रेस थी, ये मेन रेस वो था। यदि आपने वो देखा हो तो उसमें आपको डेटा मिल जाएगा कि कौन आपका ओलंपिक रिकॉर्ड कितने मिनट्स का है। हाँ, उसेन बोल्ट का कितना रिकॉर्ड है, कल वाला थोड़ा सा कुछ सेकंड से चूक गया, वो भी रिकॉर्ड बना सकता था, है ना। कौन जीता था पहले, कौन जीता, कितने टाइम में किसने क्लियर किया, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज डेटा। तो अभी एक तो हम आजकल ओलंपिक के डेटा की बात कर रहे हैं। दूसरा जो बहुत समय से हॉट टॉपिक बना हुआ है डेटा में, वो है कोविड, राइट। तो कोविड में हम किस किस तरह के डेटा की बात कर रहे थे? जैसे हमने बात की, देखो यहाँ पर लिखा ही है ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, न्यू केसेस एंड डेथ्स। 2 दिन पहले का डेटा है कि 5 आपका 31 जुलाई को कितने केसेस है, ये 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ये स्केल पे उन्होंने ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है कि 29 जून तक आपका ग्राफ ये लेख है। तो ये 0 से थोड़ा सा भी ऊपर गया मतलब वो हज़ारों में हो गया है, हाँ, क्योंकि 1 लाख का स्केल है आपका। तो ये आपके नंबर ऑफ केसेस हैं 3 अक्टूबर टू 7 जून, फिर 13 अप्रैल टू 18 जून, ये आपका पीक था इस टाइम पे। अभी आपके केसेस फिर से रिड्यूस हो गए हैं। फिर भी 31 जुलाई को न्यू केसेस कितने हैं? 41,831 ऑल ओवर इंडिया। 7 डे एवरेज क्या है? 40,560। तो ये सब भी क्या है बेटा? डेटा है। केसेस ओवरव्यू देखें कि इंडिया में कोविड का क्या रहा कि 3.17 करोड़ टोटल केसेस हुए, उसमें से 3.08 करोड़ लोग ठीक हो गए, रिकवर हो गए, और 4.24 लाख लोगों की डेथ हो गई। वर्ल्ड वाइड 19.8 करोड़ केसेस हुए, रिकवर्ड का डेटा नहीं है, डेथ है 42.2 लाख। ठीक है। अब टेस्ट का डेटा आप देखोगे कि टेस्ट कितने हुए, RT-PCR या आपका दूसरा वाला टेस्ट, तो वो भी डेटा इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है कि इंडिया ऑल टाइम टेस्ट टेकन, हाँ, पॉजिटिव टेस्ट, यू कैन सी द डिप इज़ देयर। जब अपना बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी और सारा चल रहा था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा है। एंड हियर यू कैन सी कि आपका इंडिया में महाराष्ट्र में कितने केसेस हैं। आपको पता है, यदि आप न्यूज़ चैनल चलाते हो तो वो भी आपको बहुत सारा डेटा परोसता रहता है ना। हर एंकर देखो यहाँ इतने लोग मर गए, ये हो गए। तो वही आपका ये 63 लाख केसेस है, 60.9 लाख रिकवर हो गए, 1.33 लाख लोगों की महाराष्ट्र में डेथ हो गई। सेकेंड नंबर पर आप अपनी इंडिया में महाराष्ट्र और केरला में कॉम्पिटिशन चल रही है कौन ज़्यादा, जबकि केरला इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र। फिर भी 33.9 लाख और 16,781 डेथ, और इतना ज़्यादा कोरोना वहाँ भी फैल रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु एंड ऑल दिस स्टेट्स, यू कैन सी ऑल दिस थिंग इज़ नोन एज डेटा। हाँ, ये आपको बता दिया मैंने। वैक्सीनेशन इज़ अगेन अ डेटा, कि कितने लोगों को वैक्सीन लग गया, कोरोना हो गया ठीक, टेस्ट हो गया ठीक, आप ठीक हो गए, आप मर गए, आप किसी एक डेटा में इंक्लूड हो गए। अब वैक्सीनेशन आ गया, तो वैक्सीनेशन कितने लोगों ने कराया, किस एज ग्रुप के लोगों ने कराया, हाँ, ये भी एक डेटा है। कितने लोगों को फर्स्ट डोज लग गया, कितने लोगों को सेकंड डोज लग गया, हाँ, किसने कोविशील्ड का लगा, किसको कोवैक्सीन का लगा, ये, और उसके बाद कितने लोग मर गए। कम लोग मरे पर 1-2 केसेस हुए, या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, और बाहर विदेशों में बच्चों को भी लग गया, अपने अभी शुरू होने वाला है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है, ऑल दिस थिंग इज़ नोन एज डेटा। तो हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद द डेटा। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डेटा हमको मिल गया, अब इसका करें क्या,
इसको समझना तो पड़ेगा कि हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों के लिए भी हम एक अनुमान लगा सकें, कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकें कि अब थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, केसेस होंगे तो कैसे होंगे, ऑक्सीजन की क्या डिमांड रहेगी, रेमडेसिविर या किसी इंजेक्शन की क्या सप्लाई की सिचुएशन कितनी रहेगी। आप डेटा का एनालिसिस करोगे तभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे फॉर द फ्यूचर कंडीशंस। तो ये सब डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसको फिर यूज़ करना, ये सब हमारा किसका पार्ट है? स्टैटिस्टिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद डेटा, ऑल टाइप ऑफ डेटा। डेटा बहुत तरह का होता है, सिर्फ यही डेटा नहीं है। हाँ, यदि हम आपकी क्लास में सब बच्चों की हाइट इकट्ठा करने लग जाएं कि किस बच्चे की कितनी हाइट है, तो हम एक डेटा निकाल सकते हैं कि 9th क्लास में बच्चों की इतनी हाइट हो जाती है, गर्ल्स की ये हो जाती है, बॉयज़ की ये हो जाती है। वी कैन कैलकुलेट योर वेट्स, वी कैन सी योर मार्क्स इन द टेस्ट। हम आपकी पॉकेट मनी का भी डेटा बना सकते हैं, आप कितने घंटे टीवी देखते हैं, आप कितने घंटे गेम्स खेलते हैं, आप कितने घंटे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हाँ, आप क्या बोलते हैं, वो होता है ना आपका पबजी में भी आपका डेटा होता है ना, कितने लोगों को मार दिया, कुछ समथिंग, है ना। या कोई भी गेम खेलते हो देन ऑल्सो यू हैव सम डेटा। लूडो खेल रहे हो तो कितनी बार जीते, कितनी बार हारे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास, वो सब तरह तरह का डेटा है। आपके घर में कितने प्लांट्स हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, हाँ, आपकी फैमिली की इनकम क्या है, आपकी फैमिली का एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारी बातें डेटा का पार्ट है। डेटा मतलब वैरायटी है। इट्स नॉट सो कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ की हम सिर्फ कोरोना की बात करेंगे तो ही डेटा है, या हम ओलंपिक्स की बात करेंगे तो ही डेटा है। हमारे आसपास भी आप हर तरफ देखोगे तो आपको डेटा ही डेटा दिखेगा। हाँ, हर चीज़ एक डेटा है। यदि आपने अपने घर में कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि सबके पास कितने मोबाइल हैं, हर व्यक्ति मोबाइल पे कितना टाइम स्पेंड करता है, मम्मी पापा दादाजी बहन भाई जो भी है, हाँ, घर में जितने भी मेंबर्स हैं कितना टाइम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, कितना टाइम हेल्थ के लिए देते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, ये भी डेटा है। हाँ, आप क्या खा रहे हो, कितनी कैलोरीज खा रहे हो, वो भी तो डेटा है। तो हर जगह डेटा ही डेटा है बेटा, बस उसको ढंग से समझना और उसको यूटिलाइज करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू कैन सी देर आर पॉपुलेशन वैक्सीनेशन का भी वर्ल्ड वाइड इंडिया में 46.2 करोड़ लोगों को दे दिए, चाइना में 165 करोड़, यूनाइटेड स्टेट्स में 34.6 करोड़, फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडिया में 10.2 करोड़। कितना परसेंट पॉपुलेशन का? 7.4। यदि हम देखें इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स में कम लोगों को वैक्सीनेशन लगा है पर उसकी पॉपुलेशन कम है, तो यू कैन सी 50.1%, आधी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है इंडिया में, जबकि इनसे हमने 12 करोड़ लोगों को ज़्यादा लगाया है वैक्सीन, पर फिर भी हमारी सिर्फ 7.5% भी नहीं हुआ। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस इज डिफरेंस ड्यू टू पॉपुलेशन। तो ये सब आपका डेटा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप क्रिकेट मैचेस में भी देखते होंगे कि आपको बहुत सारे डेटा इन बिटवीन आते रहते हैं कि इतने रन बनाए तो इतने हो जाएंगे, इस ओवर में इतने। हाँ, बीच बीच में सारे जो आपके ग्राफ्स आते हैं दोनों टीम के, वो सब भी डेटा है। और ये मैंने ले लिया 2020 मैचेस में इंडिया का परफॉर्मेंस। तो यू कैन सी कितने मैच हुए, कितने जीते, लूज कितने हुए अगेंस्ट टीम्स, कौन सी टीम के अगेंस्ट, हाँ, और उनका लॉस कितने हुए, टाई कितने हुए, टाई प्लस वॉन, टाई प्लस लॉस, हाँ, नो रिजल्ट, परसेंटेज, सारा ये सब डेटा ही डेटा है। यू कैन सी देयर इज़ लॉट ऑफ डेटा। यदि हमने किसी एक उसका हाईएस्ट का देख लिया तो हाईएस्ट कितने नंबर रन किसने बनाए, हाँ, हाईएस्ट स्कोर्स, तो वो सब भी एक डेटा है। और एक बड़ा यू कैन सी दिस ऑल्सो, जैसे सचिन तेंदुलकर आपने उठा लिया तो आपको इनकी क्रिकेट की साइड पे सचिन तेंदुलकर का सारा डेटा मिल जाएगा कि उसने कितने मैच खेले, कितनी इनिंग में कितने रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर क्या है, एवरेज क्या। कोई भी प्लेयर खेलने आता है तो साइड में पहले उसका एवरेज बैटिंग स्कोर, बॉलिंग करता है तो बॉलिंग का भी लिखा आता है ना, कितने रन बनाता है, मैक्सिमम एवरेज उसका कि कितने मैच खेले उस हिसाब से, तो स्ट्राइक रेट वगैरह आती है ना, ये सब भी तो डेटा ही है बेटा। तो यू कैन सी लाइक दिस, हर जगह डेटा ही डेटा बिखरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने काम का डेटा ले लेना है और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो इस साल तो आपका स्टैट्स बड़ा आसान सा हो गया है। तो बुक में आप बुक खोल के एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुक खोल के चैप्टर को एक बार, बुक में थोड़ा थ्योरेटिकल है, हाँ, बाद में क्वेश्चन है, पर इनिशियली थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, बट ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ अ डेटा, है ना। तो हमको इनके भी आंसर्स पता होने चाहिए। तो अब क्या बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन में, एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा।
दीज आर प्रोवाइडेड बाय, कहाँ से मिलता है आपको डेटा? न्यूज़पेपर पे, टेलीविज़न पे, मैगजीन्स पे एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप व्हाट्सएप उठा लोगे, आप कोई भी सोशल मीडिया आपने खोला, उस पर भी आपको बड़े सारे डेटा आते रहेंगे कि इतने लोगों ने ये कहा, उतने लोगों ने वो कहा, बहुत सारे सर्वे आते रहेंगे, तो वो सब भी डेटा ही होता है। तो अब आपको क्या बोला है? दिस मे रिलेट टू क्रिकेट बैटिंग और बॉलिंग एवरेजेस, प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, हाँ कोई कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसका डेटा। टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ व्हेन इट इज़ समर टाइम, तो रोज़ टेम्परेचर छपता है ना पेपर में कि यहाँ पर इतना ताप, पारा गिरा, पारा लुढ़का, पारा उछला, पारा इज़ मर्करी लेवल। दिस इज़ हाउ आवर न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस थिंग कि टेम्परेचर अप, टेम्परेचर डाउन तो मतलब ठंड हो गई तो पारा लुढ़का, गर्मी ज़्यादा हो गई तो पारा उछला, ऐसे करके लिखते हैं वो लोग कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, और इस तरह से कि समर्स में 44-45 चला गया, अभी 5-6 डिग्री कम हो गया, बारिश हो रही है, तो वो सब इस तरह से रिपोर्ट करते हैं। और आजकल किसकी रिपोर्ट आ रही है? आजकल बारिश की आ रही है। आपने देखा होगा इतने मिलीमीटर बारिश, इस शहर में इतने टाइम में, इतने समय में, 2 घंटे में 4 mm बारिश, 1 इंच बारिश, 2 इंच बारिश, है ना। तो और अपना बीसलपुर डैम, उसको भरने के लिए, हाँ जयपुर में पानी सप्लाई होती है बीसलपुर डैम से, बनास नदी पे बंधा हुआ है ना, कोटों के आसपास, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी जयपुर की 1 साल की प्रॉब्लम सॉल्व। उसके कैचमेंट एरिया में बारिश हो गई तो अभी उसको भरने के लिए कितना पानी चाहिए? अभी इतनी कम बारिश हुई है, अभी इतनी और हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो हमारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी साल भर, है ना। इस तरह से सारा डेटा आपका आता रहता है, ठीक। उसके अलावा जब दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो जाता है, आपका ये जलती है पराली, तब आप न्यूज़ में रोज़ किसका डेटा देखते हो? पॉल्यूशन का डेटा, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में ये इतना पार्ट पर मिलियन, वो इतना पार्ट पर मिलियन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह का रेशो बढ़ गया है। ये सब भी हम देखते हैं न्यूज़ में। आप फुटबॉल मैच देखते हो तो फुटबॉल का डेटा होता है, हर जगह डेटा है बेटा, हर जगह जहाँ देखोगे यू कैन राइट डाउन 4-5-6 थिंग्स कि ये हम इसका डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक। तो एक्सपेंडिचर्स इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ अ 5-year प्लान, पोलिंग रिजल्ट्स, जब इलेक्शंस होते हैं तो पोलिंग रिजल्ट्स आते हैं कि भैया भाजपा जीत रही है, अभी जैसे बंगाल में था TMC जीत गई, हाँ, या यूपी में अब इलेक्शन है तो भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, तो उन सब में अभी आपके वो शुरू हो गए कि भाई कौन जीतेगा, योगी की बनेगी कि नहीं गवर्नमेंट, कौन हारेगा, काइंड ऑफ, तो ये सब भी डेटा ही है। And so on, these facts are figures which are numerical or otherwise collected with a definite purpose. न्यूमेरिकल फिगर्स या दूसरे हमने किस लिए कलेक्ट किए? एक डेफिनेट पर्पस से, उसी को हम क्या कहते हैं? डेटा। डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। लैटिन में एक वर्ड है डेटम, उसका प्लूरल फॉर्म है। हाँ, ऑफ कोर्स द वर्ड डेटा आपके लिए आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे कोई नई बात हमने नहीं की। आपने डेटा जो है, आपने डेटा हैंडलिंग आप आई थिंक 4th क्लास से पढ़ रहे हो, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th, हर क्लास में आप डेटा हैंडलिंग के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते जा रहे हो। अभी तो वो जो उस चैप्टर को जिसको छोटी क्लासेस में डेटा हैंडलिंग बोलते थे, उसी को 9th 10th में और आगे की क्लासेस में उसका नाम हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो आपको डेटा हैंडलिंग आता है। Our world is becoming more and more information oriented. Every part of our lives utilizes data in one form or other. और वो जो मोबाइल का डेटा जिसके थ्रू अभी आप क्लास देख रहे हो, तो हम बात ही करना भूल गए कि इंटरनेट का डेटा क्या है, उसकी स्पीड क्या है, इट इज़ ऑल्सो डेटा। तो सो इट बिकम्स असेंशियल फॉर अस टू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच डेटा। दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अभी स्टैटिस्टिक्स वर्ड कैसे आया? तो स्टेट से निकला है। स्टेट जो है, लैटिन वर्ड स्टेट है, उससे निकला। इनिशियली क्या था? स्टेट मतलब वही जो गवर्नमेंट है। हाँ, अभी नहीं, पहले राजा वाजा होते थे तो उनको भी अपनी स्टेट मतलब अपनी प्रजा का देखना पड़ता था, क्या चल रहा है क्या नहीं है, खाने का है कि नहीं है, हाँ कुछ व्यवस्था, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो वो सब चीज़ों के लिए वो कुछ डेटा कलेक्ट करते थे, उसी को उन्होंने बोल दिया स्टैटिस्टिक्स। अब वो हमारा ब्रॉड सेंस में, हम क्रिकेट में भी लगा देंगे, हम कोविड में भी लगा देंगे, हम बारिश में भी लगा देंगे, अब हम हर जगह उसको यूज़ करेंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक एक फील्ड नहीं रहेगा। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स appears to have been derived from the Latin word status, meaning a political state। अब देखो क्या है बेटा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं 1 मार्क MCQ के लिए दे बिकम इम्पॉर्टेंट। कि आपसे पूछ ले स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन derived from
लेटिन वर्ड स्टेटस याद होना चाहिए। हाँ, उसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। इन इट्स ओरिजिन स्टेटिस्टिक्स वॉज simply the collection of data on different aspects of the life of people useful to the state। जो स्टेट के काम का है सिर्फ उस बात का ही डेटा रखा जाता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउएवर इट्स स्कोप ब्रॉडन एंड स्टेटिस्टिक्स बिगिन टू कंसर्न इटसेल्फ नॉट ओनली विद द collection and presentation of data but also with the interpretation and drawing of inferences from the data, कि हम उससे कुछ inferences भी निकालें। जैसे हम ग्राफ देखते हैं हमको पता चल जाता है किसके ज़्यादा किसके कम, हाँ, किसका एवरेज बेटर चल रहा है, हम ग्राफ देखते ही पता चल जाता है। तो उसने हेल्प किया, आपने बार ग्राफ बनाया हुआ है, बार ग्राफ बना दिया, या जैसे लाइन ग्राफ भी बनाया है आपने 8th क्लास में। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मीनिंग भी अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग हो जाता है, पर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पूछे तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आपको ये याद रखना है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई कैसे अलग हो जाता है। अब यदि आपने बोला कि मे आई हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया का क्या मतलब? कोई एक बुक है, कोई जनरल है जिसमें एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स इंडिया के छपे हैं, दैट में कंटेन द स्कूल्स का हो रिकॉर्ड, लिटरेसी रेट का हो, या और भी बहुत सारे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब का रिकॉर्ड हो सकता है कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितने मेडिकल कॉलेज है, कितने बीएड कॉलेज है, कितने कॉलेजेस हैं, हाँ, कितने लॉ कॉलेज हैं, कितने स्कूल्स हैं, एजुकेशन में सब कुछ आ गया। तो वो सारा रिकॉर्ड हो सकता है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों का रिकॉर्ड हो सकता है। तो दिस इज़ अ प्लूरल वर्ड। पर मैंने बोला कि आई लाइक टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पर मैं स्टैटिस्टिक्स की किस सेंस में बात कर रही हूँ? सब्जेक्ट के, जस्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स के एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, वो पढ़ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं? एज अ सिंगुलर। हाँ, तो इन द फर्स्ट सेंटेंस स्टैट्स इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस मीनिंग न्यूमेरिकल डाटा। दिस may include a number of educational institutions of India, literacy rates of various states, etc. In the second sentence, the word statistics used as a singular noun, well, meaning the subject which deals with the collection, presentation, analysis of data as well as drawing of meaningful conclusions from the data। हमने एनालिसिस किया तो कुछ कंक्लूजन भी निकलना चाहिए। यदि हमने कुछ कंक्लूजन नहीं निकाला तो एनालिसिस का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। इन दिस चैप्टर वी शैल ब्रीफली डिस्कस ऑल दिस एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग डेटा। अब आपका है कलेक्शन ऑफ डेटा। भाई आपको ये तो पता चल गया कि डेटा बड़ी काम की चीज़ है, तो डेटा लाएंगे कहाँ से? हाउ विल यू गेट डेटा? तो देखो, एक तो ये है कि आपने उठा करके, आपको ज़रूरत पड़ी, आपने सबकी हाइट लिख ली, घर में ही सबकी हाइट नाप ली और वेइंग मशीन पे सबको खड़ा किया और उनका वेट लिख लिया। तो दिस इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा, जो आप खुद जा कर के, हाँ, एक बंदा खुद जा कर के कलेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। पर यदि हमको कुछ सर्वे करना है कि कोविड में क्या हुआ राजस्थान में, तो हमने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी डेटा, जो हम किसी और के सोर्स से ले रहे हैं, उसको हम खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे। तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा। तो उसमें हमको क्या होना पड़ेगा? हमको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेटा का सोर्स हमने इकट्ठा नहीं किया डेटा, तो जहाँ से हमने लिया है, यदि हमने इंटरनेट से लिया है तो हमने कोई ठीक साइट से उठाया है या ऐसे ही उठा लिया है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन भी फ्लोट होती रहती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ्लोट होती है, तो गलत डेटा तो नहीं है, तो उसको आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका सोर्स जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो यहाँ बोला लेट अस बिगिन विद एन एक्सरसाइज ऑन गैदरिंग डेटा बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अपन क्या कर सकते हैं कि आपको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, हर ग्रुप को एक डेटा कलेक्ट करने का काम दे दिया। जैसे एक को बोल दिया कि 20 बच्चों की हाइट लेकर के आओ, कि, और दूसरे ग्रुप को बोल दिया नंबर ऑफ़ एब्सेंटीज़, हर क्लास में हर महीने कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड प्रिपेयर करो। फिर नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन द फैमिली, कितने लोग हैं हर एक की फैमिली में, उसको रिकॉर्ड करो। आप पेट का भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि किसके घर में क्या पेट है, कितने कुत्ते, कितने बिल्ली, हमारे पास खरगोश हैं। हाइट्स ऑफ 15 प्लांट्स इन आर अराउंड योर स्कूल, तो आप जाकर के हाइट नापो।
ठीक है, तो ये कुछ भी डेटा कलेक्ट करने को स्टूडेंट्स को हम दे सकते हैं एक्टिविटी में। तो ये सब डेटा है। अब रिजल्ट उन्होंने गैदर कर लिए, तो अब आपको क्या देखना है कि डिड दे कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हाउस आर पर्सन कंसर्न फॉर ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन। यदि खुद जा कर के हर एक से पूछ के नाप करके यदि उसको नहीं पता है, तो आपने खुद ने कलेक्ट किया, जिसको बोला था उस स्टूडेंट ने, उस ग्रुप ने कलेक्शन का काम खुद किया डेटा का, तो दिस इन्फॉर्मेशन विल बी नोन एज प्राइमरी डेटा। या उन्होंने उठा करके स्कूल बुक में अपना स्कूल के रिकॉर्ड्स में चेक कर लिया कि किसके घर में कितने लोग हैं, फॉर्म में भरवाते हैं ना, या बच्चे की हाइट कितनी है, ये सब भी फॉर्म में भरी होती है, तो वहाँ से यदि रिकॉर्ड ले लिया तो दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी डेटा, बिकॉज यू डिडंट टूक इट योरसेल्फ। ठीक, तो डेटा आपका दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। इन द फर्स्ट केस व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data. In the second case, जब आपने स्कूल की बुक से उठा लिया, तो the information was gathered from a source which already had the information stored, जिसमें already information लिखी थी, वहाँ से हमने कॉपी कर लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। हाँ, तो प्राइमरी डेटा जो आप खुद जा कर के कलेक्ट करते हो, आप या जो भी बंदा है, और सेकेंडरी डेटा जो आप कहीं से किसी और ने रिकॉर्ड बनाया था और आपने उसको यूज़ कर लिया, दिस इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। सच डेटा विच हैज़ बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स इन अनदर कंटेक्स्ट नीड्स टू बी यूज्ड विथ ग्रेट केयर, इंश्योरिंग दैट द सोर्स इज रिलायबल। ये सब बात आपको समझ में आ गई। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू कलेक्ट डेटा एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 14.1 जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आप अपने रोज़ की लाइफ में से कौन सा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, तो आप हाइट कलेक्ट कर सकते हो, वेट कलेक्ट कर सकते हो, हाँ बहुत सारी चीज़ें जो हमने इतनी सारी डिस्कस की, उनमें से कोई भी चीज़ें आप लिख सकते हो। यदि आपने हाइट कलेक्ट की, खुद जा करके की, तो वो क्या हुआ, प्राइमरी डेटा। आपने यदि सबका वेट खुद नाप करके कलेक्ट किया या लोगों से पूछ के किया, तो प्राइमरी डेटा। पर आप किसी जिम में चले गए और जिम के सारे लोगों का वेट वहाँ पे लिखा था और आपने वो लिख करके बना दिया कि भाई यहाँ 50 लोग हैं और ये उनका रिकॉर्ड है, तो ये आपका क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा। हाँ, यदि आपने खुद जा कर के सारी चीज़ें की, सारा डेटा कलेक्ट किया, तो दैट विल बी नोन एज प्राइमरी डेटा। और आपने सचिन का रिकॉर्ड उठा के चिपका दिया कि भाई क्रिकेट मैच तो होते ही रहते हैं इंडिया में, तो भाई ये क्रिकेट मैच का रिकॉर्ड कि आईपीएल में इस टीम ने इतने रन बनाए, या इसने इतने 6 मारे, इतने 4 मारे, जो भी, तो वो आपका क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आप नहीं कलेक्ट कर रहे हो, आप कहीं और से उठा रहे हो। तो इसमें आप कुछ भी 5 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, हमने बहुत सारे डिस्कस किए। तो सेकेंड क्वेश्चन यही है, क्लासीफाई करो फर्स्ट में जो किया है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो बच्चे क्लास में कितने अपसेंट थे, यदि आपने वो किया, तो आप रोज़ थोड़ी रिकॉर्ड रखते हो, रिकॉर्ड तो टीचर रखती है, टीचर के पास रजिस्टर होता है ना, तो रजिस्टर में से आपने चेक कर लिया कौन अपसेंट कौन प्रेजेंट, और उससे आपने बता दिया कि भाई इतने इतने बच्चे रोज़ अपसेंट होते हैं, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आपने टीचर का बनाया हुआ रिकॉर्ड यूज़ किया है, आपने नहीं रोज़ नोट किया कि कितने बच्चे अपसेंट थे। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। कंसेप्ट क्लियर? तो ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्ट यू शुड मस्ट नो। तो अब हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा इकट्ठा तो कर लिया, अब उसको कुछ प्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा, तो आप उसको कहीं लिखोगे। तो एज सून एज द वर्क रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा इज ओवर, द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू फाइंड आउट वेज टू प्रेजेंट देम, कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करें ताकि उससे कुछ मीनिंग निकले, हाँ कुछ काम आए वो डेटा, इन अ फॉर्म विच इज़ मीनिंगफुल, ईजीली अंडरस्टूड एंड गिव्स इट्स मेन फीचर्स एट अ ग्लेंस, कि हमको देख के ही पता चल जाए कि क्या हुआ, ये जो डेटा हम कलेक्ट तो कर रहे हैं पर इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखते ही यदि पता चल जाए, इस तरह से हम उसको एनालाइज करें या उसको प्रेजेंट करें। पहले तो लेट अस नाउ रिकॉल द वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटिंग सम थ्रू सम एग्जाम्पल। मान लो कि आपको ये मार्क्स दे दिए बच्चों के, 10 बच्चों के मार्क्स मैथ्स के टेस्ट में दे दिए कि 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। अब ये 10 बच्चों के नंबर दे दिए ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। अपन ने जब पढ़ा 95, अपने को ये तो पता चल गया कि हाईएस्ट मार्क्स 95 है, बट व्हाट इज़ द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कितने आए, तो हम इस पर ध्यान दें तो हमें पता चल रहा है 25। पर यदि हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते
तो हमारे लिए एकदम देख के हमको पता चल जाता ना। जैसे यदि हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट रीडिंग इज़ 25 एंड लास्ट रीडिंग इज़ 95। तो आपको देखते ही पता चल गया ना कि सबसे कम 25 है, सबसे ज़्यादा 95 है। तो प्रेजेंटेशन का ढंग कुछ ऐसा हो जो आसान हो, जो समझ में आए हमको, हाँ, किसी को भी देख करके पता चल जाए। अब ये जो हाईएस्ट और मिनिमम का डिफरेंस होता है ना, इसको कहते हैं रेंज। ये याद रखना, रेंज पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस। हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज मैक्सिमम मार्क्स 95, मिनिमम मार्क्स 25। तो रेंज क्या हो गई, 70। व्हाट डज दिस मीन कि 70 मार्क्स के बीच में ये बाकी के सारे बच्चों के मार्क्स जो है इन 70 नंबर के बीच में ही हैं, 25 से 95 के बीच में ही नंबर आए हैं, इसके बाहर किसी के मार्क्स नहीं हैं। तो रेंज मतलब हमको पता चल गया क्या रेंज है। जैसे आप शॉपिंग करते हो ना ऑनलाइन या कहीं जा कर के भी, ऑनलाइन में जनरली आपको रेंज पता चल जाती है ना कि ये हमको इस शॉप पे इतने में मिल रहा है, उस पे इतना मिल रहा है। कोई चीज़ मान लो 3000 की मिल रही है, अगली शॉप पे 3500 की मिल गई, तो आपको एक रेंज आइडिया लग जाता है कि 3000 से 3500 के बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज़ द रेंज कि मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ रेंज। रेंज पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें यदि ये तो रेंज मैंने आपको बता दिया। अब हमको यदि 30 बच्चों के मार्क्स दे दिए, 10 बच्चों के थे तब तो आसान था, अब 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए आउट ऑफ 100, तो अब हमारे लिए क्या हो गया, इसमें कुछ नंबर रिपीट हो रहे होंगे। जैसे हमको क्या दिख रहा है, 50, 50, 50, हाँ, और भी कहीं है क्या 50, 3 बार तो 50 दिख गया। तो मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दूँ 50 3 टाइम्स। तो ये 3 क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर नंबर हैज़ अराइव्ड, दैट इज़ 50। तो ये आपका 3 इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। ऐसे ही हम 60 देखते तो 1 2 3 और 4, तो आपकी 60 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 4। तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा देखना बजाय ऐसे लिखने के। तो ये 10 है, 10 कितनी बार है, 1 टाइम है। 20 है, 20 इज कमिंग 1 टाइम, 20 1 टाइम है और दोबारा आया क्या, 20 नहीं आया। 30 नहीं दिख रहा, 40 दिख रहा है, 40 1 2 3 टाइम्स मुझे 40 नज़र आ रहा है। हाँ, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 एंड 80। पहले हम ये वाले हटा दें, तो 71 2 3 4 टाइम्स 70 आया और 81, 80 इज कमिंग जस्ट 1 टाइम, तो 80 आया एक बार। अब क्या बचे बीच के नंबर, बीच के जो भी नंबर बचे हैं दैट इज 36, 20 और 40 के बीच में 36 एक बार है, 36 है और 2 बार है, 3 बार है, हाँ, 36 इज कमिंग 3 टाइम्स। फिर आपका क्या आया, 36 हो गया, 92 95, तो 90 है, 90 है ही नहीं, 90 नहीं दिख रहा मुझे, 92 95, तो आई एम राइटिंग 92 95, 92 1 92 2, 2 बार 92 है, नहीं है रहा, 3 बार है, फिर 95 है 1 एंड ओनली 1। क्या बच गया अभी, 56, इसके बीच में 56 1 2 टाइम्स। लास्ट वाली लाइन में 88 बचा है, इधर भी एक 88 है, 2 88 है ना। तो 80 और इसके बीच में 88 2 टाइम्स, क्या बचा आप 72, दैट इज़ द ओनली वन। 40 हम काउंट कर चुके थे, है ना, 40 3 टाइम्स आ रहा था, 40 मैंने कैसे मार्क किया था, क्रॉस कर दिया था, तो एक 40 रह गया मेरा, देखो, तो ये +1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दिस विल बी 4 टाइम्स। तो अब क्या बचा है, एक 72 इज़ कमिंग 1 टाइम, सारे हो गए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन, अब इसको ढंग से अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 20 30 40, है ना, जो भी है उस हिसाब से अरेंज कर दें। और पता है ये जब मैंने क्रॉस किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्रॉस करने में क्या होता है, कभी अपनी काउंटिंग गड़बड़ हो गई, अपने को दोबारा करना है तो ये दिखता नहीं है कई बार कि ये क्या था। हाँ, इट्स बेटर टू सर्कल
सर्कल में क्या है कि आपको पता चल रहा है या आपने उसको अंडरलाइन कर दिया नीचे, सिंगल डबल, दैट इज़ ईजीएस्ट वे। और इससे भी आसान तरीका क्या था, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स लगाते थे ना आप कि आपने 10 लिखा उसके आगे 1 लगा दिया, 1 2 3 4, फिर 5th पे ऐसे क्रॉस होता था। तो आप टेली मार्क्स भी यूज़ कर सकते हो। अभी बुक में आगे आपको यही पता चलेगा। रिकॉल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दोज मार्क्स। जैसे 70 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स इज 4। अब इसी को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो दिस इज़ द टेबल जो अभी हमने बनाया था। अब हमने उसको ढंग से रफ में बना करके प्रॉपर इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब आपको क्या दिख रहा है, आप इसको देख करके एक तो ये बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या है, 4 4 4, 40 60 एंड 70, इनकी फ्रिक्वेंसी सबकी 4 है। फिर सेकेंड नंबर पे 92 3 टाइम्स एंड 50 3 टाइम्स, और सबसे कम है 95 एक बच्चे के हैं, 10 एक के हैं, 20 एक के हैं, है ना, ये भी 3 टाइम्स है 36। तो इस तरह से आप इस डेटा को पढ़ के कुछ एनालिसिस कर सकते हो। टेबल इज कॉल्ड एन अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने ग्रुपिंग नहीं की है कि 92 95 या नहीं ऐसे कर देते, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Note that you can also use telemarks in preparing these tables as in the next example. अब next example में क्या किया बेटा, पहले दिए थे 10 बच्चों के नंबर, फिर दिए 30 बच्चों के नंबर, और अब उठा के कितने बच्चों के नंबर दे दिए, 100। हाँ, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको, इस स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं है, ये है कि 100 प्लांट लगाए हर स्कूल ने। हाँ, 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग 1 महोत्सव। अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, अभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो रोज़ यही आ रहा है कि लोग पेड़ लगा रहे हैं, है ना, बहुत सारे प्लांटेशन चल रहा है अभी खूब। तो उन्होंने मान लो 100 प्लांट लगाए, 1 महीने बाद उन्होंने देखा कि उसमें से कितने प्लांट सर्वाइव किए, क्योंकि आपको पता है लगाते वक्त तो खूब लोग फ़ोटो खिंचाने आ जाते हैं, पर बाद में यदि बारिश नहीं हुई तो पौधों को पानी तो डालना पड़ेगा और उनकी थोड़ी केयर भी करनी पड़ती है इनिशियली, तभी वो प्रॉपर ग्रो करके प्लांट्स जो है वो ट्री में कन्वर्ट होंगे। सिर्फ लगा के छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। तो उसमें से 100 प्लांट हर स्कूल ने लगाए, कितने प्लांट ट्री मतलब बच गए 1 महीने बाद, जो बचेंगे उससे ही देखा जाएगा कि बाद में और कितने बचे। तो ये 95 67 28 32 एंड सो ऑन, आपको 100 स्कूल्स का डेटा दे दिया। अब इसको यदि आप सीधे ऐसे करने जाओगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हम ऐसे नहीं कर सकते ना, जैसे हमने पिछले में किया कि 90 भी लिख दिया, हाँ हमने 92 भी लिख दिया, 95 भी लिख दिया, 80 88 72 सब बीच के इंटरमीडिएट नंबर लिख दिए। अब इसमें यदि हम वो करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी टीडियस प्रोसेस। तो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, वी आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड इट इनटू ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम ग्रुपिंग कर दें, हाँ हम ऐसे ग्रुपिंग कर दें कि भैया 20 to 29 जो बुक में दिया है पहले मैं वो बता देती हूँ, 20 to 29, 30 to 39, हाँ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 ऐसे करके हमने ग्रुपिंग कर दी। और फिर हम उसमें इनके टेबल्स को लगाए, इसकी वैल्यूज़ को टिक करते जाएंगे। तो ये आपका 30 to 39, 40 to 49, 40 50 to 59 एंड 60 to 69, 70 to 79 ऐसे करके हमने ग्रुपिंग कर दी। और अच्छा नहीं लिखा मैंने, बहुत ही गंदा लिखा, चलो तो हमने क्या किया, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव 20 to 29, 30 to 39, दिस इज हाउ। अब आपने क्या किया, अब आप टेली मार्क्स लगाना शुरू कर दो। तो टेली मार्क्स लगाने का बेटा सही तरीका क्या होता है कि आपने 95 पढ़ा, हाँ 95 67 28, आप सपोज 3 लेते जाओ, बहुत सारे नंबर है, आपने 3 ले लिए, 95 67 28। अब क्या किया आपने, नीचे जाके 95 के आगे 90 to 99 की रेंज में आ गया, एक यहाँ लगा दिया, 95 67 ही आएगा, 28 20 to 28 में ऐसे करके आपने एक एक लगा दिया। फिर आप ऊपर जाएंगे, हाँ अगले 3 पढ़ो, सेम पैटर्न फॉलो करो, हर बार अलग अलग करोगे तो गड़बड़ होगी। ये 3 हो गए। अब 32 65 65 69, या 4 भी पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से कुछ भी पैटर्न फॉलो करो, ऐसे भी जा सकते हो ऐसे भी जा सकते हो। बट ये मत करो कि पहले मैं 90 के सारे ढूंढूंगा,
दैट विल टेक मोर टाइम। आप एक एक नंबर कम करते चलो, आप एक एक ही देखते चलो, मेरे को तो क्या ऊपर नीचे करना पड़ रहा है ना। यदि मुझे यहीं बनाना हो तो देखो ये क्या हो गया, सिंपली 92 99 में ये 1, 62 70 में 62 69 में ये 1, फिर 22 29 में 1, ये हो गया। फिर 32 है तो वो किस में आएगा, 32 39 में 1, फिर है 65 अगेन इसमें एक और, फिर 65 इसमें, 69 भी इसमें, 33 इसमें और 98 इसमें। हाँ, हो गई फर्स्ट रो कंप्लीट। 96 बचा है, 96 इज अगेन इन दिस कैटेगरी। फिर 76 तो 72 79 1, फिर 42 तो 42 49 में 1, फिर हो गया 32 तो ऊपर वाले में आ गया, फिर 38 भी ऊपर वाले में आ गया, फिर 42 नीचे वाले में आ गया, फिर 40 इसी में आ गया। हाँ, फिर 40 है, फिर 69 है, 95 92 69 इसमें ही आएगा, फिफ्थ है तो ये क्रॉस हो गया, फिर 95 इसमें, 92 भी इसी में तो ये भी क्रॉस हो गया, 5 हो गए। अब इसके आगे लगेंगे 6 7 8 8 करना आता है ना, तो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड लाइक दिस। तो मैं पूरा नहीं कर रही, आप कर सकते हो, दिस इज सिंपल। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमने लिखे दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। अब इसमें जो लोअर वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, लोअर क्लास इंटरवल, लोअर क्लास लिमिट। और ये जो बाहर बड़ी वाली वैल्यू है मैक्सिमम, उसको हम क्या कहेंगे, अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, और इनका डिफरेंस निकाल दें। अपर क्लास लिमिट में से हम लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, क्लास का साइज़। कि हमने क्लास का साइज़ क्या लिया है, और क्लास साइज़ को विड्थ भी कहते हैं, क्लास की विड्थ भी कहलाती है। ये बेसिक्स हैं स्टैट्स के, ये आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में भी काम आएंगे, है ना। तो अब आपका ये क्लास साइज़ हो गया, क्लास लिमिट हो गया, ये यहाँ पर लिखा है। These groupings are called classes or class intervals and their size is called the class size or class width, which is 10 in this case. हम उसमें से माइनस करते 10 आया। In each of these classes the least number is called lower class limit and greatest number is called the upper class limit. Example in 20 to 29, 20 is the lower class limit, 29 क्या हो गई, अपर क्लास लिमिट। और 29 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर 9 नहीं 10 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 20 और 29 दोनों इसी क्लास में इंक्लूडेड हैं। यदि आप देखो तो 20 to 29 और अगला क्या है 30 to 39, 30 वाले में 29 नहीं आ रहा है, तो 20 भी यही है 29 भी यही है, तो हमें 29 में से 20 नहीं 20 का प्रीवियस नंबर माइनस करना पड़ेगा, प्रीडिसीसर 19, तो ये क्लास साइज़ क्या है 10 है। पर अब एक बात बताओ, यदि कोई वैल्यू 29 और 30 के बीच की वैल्यू डेसिमल में आ गई तो हम उसको किस में डालेंगे, हम उसको यहाँ डालेंगे कि यहाँ डालेंगे, कन्फ्यूज़न हुआ, प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन आया कि भैया जिस पे ख़त्म हुआ है उस पे ही शुरू हो जाए। कि तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूअस नहीं है, इसकी अपर लिमिट 29 है, अगले की लोअर लिमिट 30 है, कंटिन्यूअस नहीं है, जिस पे ख़त्म हुआ उसी पे शुरू हो जाए अगली क्लास, तो दैट इज़ नोन एज कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, अपर क्लास लिमिट अगली क्लास की और लोअर क्लास लिमिट पिछली क्लास की, इनका डिफरेंस निकालो। तो 30 में से 29 माइनस किया, क्या आया 1, 50 में से 49 माइनस करते तो भी 1, कोई भी कंसेक्यूटिव क्लासेस का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालें, नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट लोअर लिमिट और प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट, तो वो 1 आया। अब हम इसका हाफ दैट इज़ 0.5 क्या करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस अपर लिमिट में प्लस, तो यहाँ तो 0.5 आ जाएगा और यहाँ इसमें से माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 19.5, और इसमें से माइनस हुआ तो ये क्या हो गया 29.5। तो ये 29.5 पे शुरू 29.5 पे ख़त्म, यहाँ 39.5, यहाँ भी क्या आ गया 39.5। दिस इज़ नोन एज कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ये आप नई चीज़ सीख रहे हो, ये आपने आज तक नहीं पढ़ी है ना। तो ये यहाँ पर ये टेली मार्क्स लगाना, टोटल काउंट करना तो आता है ना, 5 5 5 5 20 + 3 23, 5 + 5 10, 5 5 5 15 + 3 18, है ना। ये कोई टफ बात तो नहीं है। और ये क्रॉस इधर से होता है बेटा, है ना, दिस इज़ लाइक n, ये ऐसा नहीं होगा,
ऐसा क्रॉस नहीं होगा कि ये यू नहीं करेंगे, सॉरी यू नहीं करेंगे, उधर से उधर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, एन टाइप बनाना है। हाँ, ये इधर से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये याद रखना। कई बार बच्चे उल्टा डायरेक्शन बना देते हैं। अब आपने जब ये बनाया तो आपको पता चल रहा है कि 71 स्कूल्स के 50% से ज़्यादा 100 ट्री लगाए थे, तो 50 से इसके बीच में इनको प्लस किया तो आपको पता चल रहा है कि 100 में से 71 स्कूल्स के 50% से ज़्यादा ट्री बच गए हैं, है ना। वी ऑब्जर्व दैट द क्लासेस, ये मैंने आपको बता दिया कि यदि वो कंटिन्यूस नहीं है तो हमने उसको कंटिन्यूस करने के लिए क्या किया, उनका डिफरेंस, इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है 70 एंड 71, डिफरेंस क्या है 1 का हाफ, तो 0.5 माइनस करेंगे तो 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, ये इस तरह से आपकी क्लासेस कन्वर्ट हो गई। एंड दिस इज़ हाउ योर टेबल विल बी फॉर्म नाउ। ठीक है, तो ये टेबल अब इस तरह से हो गया। तो इन बिटवीन टर्म भी आएगी। तो अब एक बात फिर बताओ कि अब यदि बीच की टर्म आ गई, सेम नंबर आ गया, यदि 35.5 आया तो उसको इसमें इंक्लूड करेंगे या इसमें? हाँ, जब ऐसा क्लास इंटरवल होता है कंटिन्यूस तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं है। हाँ, लोअर लिमिट इंक्लूडेड है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं है। जो लोअर लिमिट में है ना वही आता है। 35.5 यदि आया तो हम यहाँ पर डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। हाँ, 36 आया तो इसमें डालेंगे, 35 आया तो इसमें डालेंगे, पर 35.5 आया तो वो जिसमें लोअर लिमिट में, वो नंबर जिसमें लोअर लिमिट में आ रहा है उसमें उसको ऐड करते हैं, जिसमें अपर लिमिट में आ रहा है उसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो है लास्ट नंबर ये एक्सक्लूडेड है, इसको इसमें जोड़ना नहीं है। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू विल बी डूइंग इट। तो ये आपका बन गया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दी है, कंटिन्यूइंग विद द सेम फोर ग्रुप्स चेंज योर डेटा टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स। वो अब आप कर सकते हो। क्लास साइज़ आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लास साइज़ सिलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 का ही लो, आप 2 का भी ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो 32 to 34, 34 to 36, ऐसे भी ले सकते हो। और आपको ये ज़्यादा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 30 to 40, हाँ 40 to 50, 50 to 60, ऐसा भी ले सकते हैं। या हम ऐसा 5 का भी ले सकते हैं कि 30 to 35, 35 to 40, चॉइस हमारी हो सकती है। हमें बस ये देखना है कि ऐसा नहीं हमने बहुत सारे क्लास बना दिए और उसमें कुछ फ्रिक्वेंसीज आ ही नहीं रही है ना। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत कंप्रेस कर दिया कि डेटा ही हमारे पास कम है और हमने उठा के 0 to 20 कर दिया और 20 to 40 और ख़त्म। तो ऐसे केस में हम कम से कम 5-6 तो हो जाए, है ना, 5-6 ग्रुप्स तो हो, उस हिसाब से हमको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज आएगी हमारी जिसमें हमको 14.2 जिसमें हमको इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है। तो वो होमवर्क है आपके लिए, आप ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा। टेलीमार्क्स लगाना है और सिंपल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। सी यू टुमारो। थैंक यू।